अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। टेस्ट नंबर 3 है आज हमारा, और वो कैब भी है। लिटरेचर के कुछ क्वेश्चंस होंगे, जल्दी से लाइव आ जाइए, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। वेरी गुड मॉर्निंग सूफिया जी। टेस्ट नंबर 3 है आपका ये। लेट मी फर्स्ट चेक, एम आई ऑडिबल क्लियरली ना? ऑडियो एंड वीडियो ठीक है? एक बार मैं देख लेती हूँ सब कुछ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी मुझे सही लग रहा है सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, शेड्यूल मैं लगाना भूल गई, शेड्यूल लगाना भूल गई थी, कोई बात नहीं है। 11:30 पे आप ऑन करके देख लिया करो, है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर टोटल डैश नंबर ऑफ प्लेस डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल। इजी क्वेश्चन है और आप बता सकते हो जी। आंसर करते जाओ फटाफट से कि शेक्सपियर ने टोटल कितने नंबर ऑफ प्लेस लिखे थे। सोनेट्स आपको पता है कितने लिखे थे। टोटल नंबर ऑफ प्लेस के बारे में बात करते हैं तो शेक्सपियर ने टोटल नंबर ऑफ प्लेस लिखे थे टोटल 37, ठीक है। 37 आंसर किया जी। 37 प्लेस लिखे थे और 36 प्लेस उनके फर्स्ट फॉलियो में इंक्लूड कराए गए थे। एक ओमिटेड था, कौन सा? पेरिक्लेस। हु ridiculed शेक्सपियर बाय सेइंग दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। किसने शेक्सपियर को बोला था जी? और ये इजी आंसर है जी। टोटल 37। और मार्लोफ, सिडनी, स्पेंसर या बेन जॉनसन। 37 प्लेस एंड 154 सोनेट्स। तो ये बेन जॉनसन बोलते हैं शेक्सपियर को स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज की बहुत ही कम नॉलेज थी। हु सेड शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। इजी क्वेश्चन, ठीक है। किसने, कौन बोलता है शेक्सपियर को कि उनके प्लेस में सिर्फ हीरोइंस देखने को मिलती हैं, कोई हीरो नहीं होता। यानी कि जो प्रोटैगनिस्ट मेल के रूप में वो कम प्रायोरिटी देते हैं। रस्किन, डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट। तो ये जो स्टेटमेंट है इजी है। जॉन रस्किन इज द राइट आंसर। हाँ ठीक है, वेरी वेल। हाँ जी, आंसर करते जाना है। देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स अवर एंड रफ यू दैम हाउ वी विल। ये लाइन आपको किस प्ले में देखने को मिलती है? आंसर कीजिए। इजी क्वेश्चन चल रहे थे, अभी थोड़ा टफ है, और आंसर कीजिए ये लाइन कहाँ से है। देयर इज अ डिविनिटी that shapes our ends, rough hew them how we will. These lines are taken from which of the following play? Yes, I'm waiting your answer. Hamlet, Othello, King Lear, none of these. ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, ठीक है। इनके ईयर्स वगैरह सब आपको पता होने चाहिए जी। हाँ, वेरी वेल डन। ये हैमलेट से है, 5th सीन 2 में, और फेमस सॉलिलकी है इनकी हैमलेट की, ठीक है। बताना किस ईयर में आई थी हैमलेट। Life's a tale told by an idiot full of sound and fury signify nothing। ये लाइन कहां से ली गई है? जी ठीक है, वेल डन। ये लाइन आपकी मैकबेथ से है जी। मैकबेथ अपनी डेस्पेयर को यहाँ शो कर रहा है ना। ओके, दिस रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स, दिस स्कैप्टर्ड आइल, दिस अर्थ ऑफ मैजेस्टी, दिस सीट ऑफ मार्स, अदर इडन डेमी पैराडाइज। ये जो हाईलाइटेड वर्ड है इनको देख लेना, और आपको बताना है कि रिचर्ड सेकंड में इस तरह के सेंटिमेंट कौन एक्सप्रेस कर रहा है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रिचर्ड सेकंड जी, तो इस तरह के एक्सप्रेशन जॉन ऑफ गॉन्ट वहां दे रहे हैं। जॉन ऑफ गॉन्ट कौन है? ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर, एक्ट 2 सीन 1 में ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। जॉन ऑफ गॉन्ट। यस, नेक्स्ट। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स नेचर हरसेल्फ वॉज प्राउड ऑफ हिज डिजाइन्स। किसकी लाइन है? इजी है, बट जो फैक्ट्स है उनको रिवाइज करना है। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, बेन जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, विलियम हैजलिट या एस.टी. कॉलरिज, ठीक है।
और ये आप अच्छे से जानते हो कि जब उनका फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में इनकी ये पोएम पब्लिश हुई थी, और इस पोएम में ये शेक्सपियर के लिए लाइंस देखने को मिलती हैं, ही वाज, यस वेरी वेल डन, बेन जॉनसन इज द राइट आंसर। और बेन जॉनसन की पोएम का टाइटल था टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। फर्स्ट फोलियो में ये पब्लिश की गई थी बेन जॉनसन की पोएम 1623 में। टोटल कितने फोलियोज आपको देखने को मिले शेक्सपियर के? 4 फोलियोज। एक बार चेक कर लेते हैं, फर्स्ट फोलियो कब आता है इनका? 1623 में। सेकंड फोलियो कब आता है? 1632 में। थर्ड फोलियो 1663 में आता है, लेकिन री इश्यूड किया जाता है 1664 में, यानी कि कुछ चेंजेस किए जाते हैं उसमें। और फोर्थ फोलियो 1685 में। तो ये फोर्थ फोलियो, 4 के 4 फोलियोज आप याद रखना, इनकी डेट याद रखना। फर्स्ट फोलियो में बेन जॉनसन की पोएम को इंक्लूड किया गया था, सेकंड फोलियो में जॉन मिल्टन की पोएम को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज द प्ले इन विच द हीरो डाइज एट द एंड ऑफ द 4th एक्ट बट द प्ले कंटिन्यूज टू द 5th एक्ट। ठीक है, इस प्ले का हीरो जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी डेथ 4th एक्ट में ही हो जाती है, लेकिन प्ले चलता रहता है। तो कौन सा ऐसा प्ले है? एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, रिचर्ड द सेकंड, कोरियोलेनस या किंग जॉन? ठीक है, ये प्ले हो जाता है आपका एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटनी की डेथ पहले ही हो जाती है। ठीक है, एक्ट 5th तक ये प्ले चलता रहता है। जी, इन विच प्ले डज हर्मिया अपीयर एज अ हीरोइन? किस प्ले में हर्मिया एज अ हीरोइन दिखाई देती है? In which play does Hermia appear as the heroine? A Midsummer Night's Dream, The Winter's Tale, Cymbeline या Pericles? ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सबकी हीरोइंस पता होनी चाहिए। कल हमने डिस्कस की थी द विंटर्स टेल की, कौन थी? हरमोइन, है ना। और हर्मिया आपको, यस वेरी वेल डन, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में दिखाई देगी। सिम्बलिन की हीरोइन कौन है? इमोजन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में हर्मिया आपको दिखाई देगी। कौन है हर्मिया? ईगस डॉटर है ईगस की। ठीक है, और लिजेंडर से लव करती है, और डिमिट्रियस इससे लव करता है, मतलब ये नहीं चाहती लेकिन डिमिट्रियस इससे लव करता है, और इसकी बेस्ट फ्रेंड है हेलेना। और लास्ट में जब जो मैजिकल पोशन होता है उसकी वजह से सब जो भी लवर है, इसका लवर और डिमिट्रियस, ये सब हेलेना के पीछे पड़ जाते हैं, तो फिर ये अपनी फ्रेंड से गुस्सा हो जाती है। इस तरह की स्टोरी है। ठीक है, तो एज अ हीरोइन मिडसमर नाइट्स ड्रीम में ये देखने को मिलती है। द ओबीडियंट येट ट्रेजिक हीरोइन ऑफ ओथेलो इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप कहीं लिख लेना या कैसे भी करके रख लेना, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओबीडियंट येट ट्रेजिक हीरोइन ऑफ ओथेलो इज, क्वेश्चन कैसे भी पुटअप किया जाए, इजी है। क्या बात है आज जी। हाँ देखो, हो गए ना, स्टूडेंट कम हो जाते हैं, 1-2 दिन रहता है क्रेज कि हाँ क्लास क्लास क्लास, और फिर कम हो जाते हैं जी। वेरी गुड, ये है डेस्टिमोना। ठीक है, सबको पता है डेस्टिमोना। डेस्टिमोना का इसमें क्या चीज फेमस है? विलो सॉन्ग फेमस है। ठीक है, ये सबसे हॉन्टिंग मोमेंट्स है शेक्सपियर के ओथेलो प्ले में, जब उसे शक होता है डेस्टिमोना पर। कब दिखाई देता है ये विलो सॉन्ग? पूछा जा सकता है, एक्ट्स पूछे जा सकते हैं आपसे। एक्ट 4 सीन 2 में ये विलो सॉन्ग देखा जाता है। और क्या सिचुएशन है उस टाइम पर? उस टाइम पर डेस्टिमोना रात को सोने के लिए बेड ठीक कर रही है, जस्ट बिफोर अपनी डेथ से पहले वो एक ये सॉन्ग गाती है, विलो सॉन्ग। इसके जितने भी कॉर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ तुम हो इसीलिए मैं हूं ठीक है, आप हो इसीलिए मैं हूं। विलो सॉन्ग कॉर्ड्स हम देख लेंगे एक बार। ठीक है, और जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए। ठीक है, द पुअर सोल सेट साइंग बाय अ साइकोमोर ट्री। ठीक है, ये अगर कोट आ जाती है तो इसे ये मत सोचना कि वर्ड्सवर्थ की कोई कोट है, साइकोमोर ट्री बोलते हैं ना टिंटन एबे में, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये शेक्सपियर के ओथेलो में डेस्टिमोना का विलो सॉन्ग है, जब वो बेड प्रिपेयर कर रही होती है तो यहाँ पर दुख भरा गीत वो गाती है। ये विलो सॉन्ग यहाँ पर दुख का सिंबल है।
ठीक है। सिंग ऑल अ ग्रीन विलो, ये यहाँ पर मीन्स जो उसे दुख है क्या डेस्टिमोना को, कि किस तरह से उसे फोरसेकन यानी कि अबेंडन किया जा रहा है, त्याग किया जा रहा है, तो उस चीज का दुख मनाते हुए वो ये सॉन्ग गा रही है। हर हैंड ऑन हर बॉसम, हर हेड ऑन हर नी, सिंग विलो विलो विलो। ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया, आपसे पूछा जा सकता है। ये डर्ज लाइक इफेक्ट सॉन्ग है। डर्ज लाइक एक फ्यूनरल सॉन्ग होता है जो फ्यूनरल पर गाया जाता है, और डेस्टिमोना किसी के फ्यूनरल पर थोड़ी गा रही है, लेकिन उसका दुख इतना ज्यादा है कि जैसे वो शोक मना रही हो, और इस शोक को मनाते हुए ये विलो सॉन्ग वो गाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। डर्स लाइक इफेक्ट आपको कहाँ देखने को मिला? डेस्टिमोना के साथ, ओथेलो में। ठीक है, ध्यान रखना। लेट नोबडी ब्लेम हिम, his scorn I approve, she was in love and she loved proved mad। ये ओथेलो की जो जीलस मैडनेस है उसकी फोरशैडोइंग है कि वो उससे सच्चा प्यार करती है बट वो उस पर जो शक करता है, ठीक है, तो वो सब कुछ वहां खराब हो जाता है। Two household both alike in dignity, in fair Verona where we live our scene, from ancient grudge break to new mutiny where civil blood makes civil hands unclean। बताओ ये लाइन कहाँ से है जी? हाँ, ये सोरो को वो प्रकट कर रही है। ठीक है, इन लाइंस को आप कहीं अपने नोट्स में रख लेना लिख के। ठीक है, बार बार नहीं कोई चीज कराई जाती है, मे बी मैं ले आऊं फिर से। ठीक है, लेकिन जो चीज एक बार अच्छे से हो गई उसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे। इंपॉर्टेंट विलो सॉन्ग है, पूछा भी जाता है, और अगर इजी क्वेश्चन आ जाता है तो इजी तो आप आराम से हैंडल कर लोगे, टफ आ जाता है वो भी आप आराम से हैंडल कर लोगे। ठीक है, ये फायदा होता है इस तरह से पढ़ने का। तो यहाँ पे ये मैंने आपको कल भी बताया था। हाँ, देखो, अच्छा, वेरी गुड, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान से पढ़ो तो सही। टू हाउस होल्ड यानी कि दो ऐसे घर जिनमें आपस में क्या है, फ्यूड है। कहाँ की बात हो रही है? मोंटेग और कैपुलेट फैमिली की बात हो रही है। यही तो देखो, वेरोना देखते ही मार्क कर दिया। वेरोना का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में ही होगा। ये क्या है? ये प्रोलोग है। किसका प्रोलोग है? रोमियो एंड जूलियट का प्रोलोग है, जिसको शेक्सपियर सोनेट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सोनेट फॉर्म में लिखते हैं शेक्सपियर, यानी कि सोनेट फॉर्म यानी कि टोटल 14 लाइंस इस प्रोलोग में है। मेरी वॉइस क्लियर है ना जी? तो एक बार देख लो ये क्या प्रोलोग था, मैंने कल भी बोला था आपको, इसको ध्यान से पढ़ना। ये रोमियो एंड जूलियट से है। टू हाउस होल्ड बोथ अलाइक इन डिग्निटी, इन फेयर वेरोना वेयर वी ले अवर सीन, फ्रॉम एंशिएंट ग्रज ब्रेक टू न्यू म्यूटिनी वेयर सिविल ब्लड मेक सिविल हैंड्स अनक्लीन। सिविल ब्लड यानी कि जो वहां उन दो घरों के बीच जो वॉर छिड़ा हुआ है, यानी कि सिविल वॉर आप इसको बोलोगे, तो उसकी वजह से दो दुश्मन वहां पर क्रिएट हो गए। फ्रॉम फोर द फैटल अलायंस ऑफ दीज टू फोर्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट की है। ये पूछा जा सकता है आपसे, अ पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स, किसको बोला जा रहा है? स्टार क्रॉस्ड लवर्स, रोमियो एंड जूलियट को बोला जा रहा है। दोनों ही अपनी एनिमी फैमिली से हैं। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग रूबी। और whose misadventured piteous overthrows do with their death bury their parents strive the fearful passes of their, ये सब है। और ये 14 लाइन का इनका प्रोलोग है। इसको ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि जो शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट में प्रोलोग है वो कितनी लाइंस का है? टोटल 14 लाइंस का। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है किस फॉर्म में है? सोनेट फॉर्म में है। 14 लाइन्स इयम्बिक पेंटामीटर सोनेट फॉर्म में है। ध्यान रखना, क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, लाइंस कम और जो स्ट्रक्चर है वो पूछ ली जाती है। तो ये 14 लाइन की स्ट्रक्चर में है, प्रोलोग है रोमियो एंड जूलियट में। और कौन बोल रहा है इसे, ये आपको पता चलेगा अभी। हु स्पीक्स द प्रोलोग इन रोमियो एंड जूलियट? रोमियो, जूलियट, कोरस, प्रिंस एस्किलस। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। फॉन्ट साइज और कितना, आप अपनी स्क्रीन जूम करो। अच्छा, ये इसमें ये देखो, जैसे आप ये स्क्रीन ओपन है ना, और इसमें मैंने क्योंकि ये एक ही उसमें दिया है तो आप इसे जूम करके भी देख सकते हो। ठीक है, हाँ, फॉन्ट साइज क्वेश्चन का तो ठीक ही रहता है, वो एक ही उसमें पेपर में करने के लिए, एक ही स्लाइड में करने के लिए मैंने इसीलिए उसका फॉन्ट साइज ऐसे छोटा है। ठीक है, आप जूम कर सकते हो, वो जूम हो जाएगा।
जी, ये आंसर कर दिया आपने, वेरी गुड। कोरस है, और ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, कौन बोल रहा है प्रोलोग, कोरस बोल रहा है, कोरस गा रहा है, ठीक है। और ये जो सीन है इस प्ले का कहाँ पर है, वेरोना में है, ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पर है ये प्रोलोग, कहाँ बोला जा रहा है, वेरोना में, ठीक है। सोनेट फॉर्म में लिखा गया है, और सोनेट फॉर्म यानी कि जो शेक्सपियर की राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी जी, इसी स्ट्रक्चर में ये लिखा गया है, ठीक है। लास्ट में 2 कपलेट है। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन, जी बताइए। क्वेश्चन का तो सही है ना फॉन्ट साइज, हाँ ठीक है। लाइव क्लास ले लिया करो, बाद में पढ़ने में तो आलस आता है, ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ लाइव आ जाया करो। 11:30 पे कुछ नहीं जा रहा, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, जो क्वेश्चन आप पूछते हो मुझे भी पता चलता है ना कि किस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए, किस तरह की क्वेरीज आ सकती हैं, है ना। जी, कैसे ओपन करें, प्राइवेट है, मेरे को नहीं, अच्छा जो प्राइवेट है ना कुछ मिस्टेक होगी, इसीलिए वो प्राइवेट है, ठीक है, उनको ओपन करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ मिस प्रिंट हो जाता है, या तो है ना स्लाइड में कुछ गड़बड़ होती है, या फिर कभी कभी ऐसा हुआ है ना बीच में कि जो लाइव क्लासेस हैं वो बीच में स्टक हो गई, या उसमें वॉइस ठीक नहीं है, तो उनको मैंने प्राइवेट किया हुआ है, ठीक है। वो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोबारा से कर रहे हैं ना, तो मैं सब कुछ रिवाइज कराऊंगी यहाँ पे, जो भी उन क्लासेस में होगा सब कुछ, वो मेरे पास ही है सारा मटेरियल, तो उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड, सबका आंसर पर्सोनिफिकेशन। क्या रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, तो रफ विंड्स बोल रहे हैं ना, तो विंड्स को पर्सोनिफाइड किया जा रहा है, ठीक है। ओ आई एम फॉर्च्यून फूल, ये बताओ। अब ये ऑप्शन देख के आपको पता चल गया रोमियो एंड जूलियट में से ये लाइन है, लेकिन किसकी लाइन है, कौन बोल रहा है ये अपने आप को फॉर्च्यून फूल, कौन बता रहा है, ठीक है। ये सिर्फ, या तो ये सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट मिलेगा आपको एग्जाम में, ओ आई एम फॉर्च्यून फूल, अपने भाग्य को कौन कोस रहा है, ठीक है। जूलियट, जब उसे रोमियो के बैनिशमेंट का पता चलता है, रोमियो टिबाल्ट को मारकर, मर्क्यूशियो जब वो घायल हो जाता है, फ्रायर लॉरेंस रोमियो के एग्जाइल पर, यानी कि जब रोमियो को वहां से निकाल दिया जाता है, तो क्या स्टेटमेंट आप मार्क करोगे, ये रोमियो का स्टेटमेंट है, ध्यान से, ठीक है। रोमियो का स्टेटमेंट है, जब टिबाल्ट को वो मार देता है, उसको मारने के बाद फिर उसे पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, क्या परिणाम होने वाले हैं, क्या रेप्रिकॉशन होने वाले हैं, ठीक है, रिजल्ट क्या होने वाला है, आउटकम क्या होने वाला है, तो तब ये वो अपने आप को बोलता है ओ आई एम फॉर्च्यून्स फूल, कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, ठीक है। What is the main theme of the poem when in disgrace with fortune and man's eyes? ये तो यूपीएलटी में पढ़ा है आपने, कौन सा सोनेट नंबर है वो भी टाइप कर दो अगर आपको पता है तो, जी हाँ ठीक है वंश। वन शॉर्ट ट्यूटोरियल, रूबी एंड सूफिया, हाँ यस सूफिया, वेल डन। तो ये आपका सोनेट नंबर 29 है, और इसमें डेस्पेयर एंड रिडेम्पशन दिखाया गया है कि व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मैन्स आईज, सोनेट नंबर 29, ठीक है। यहाँ पे शुरुआत में वो क्या कर रहे हैं कि जो उनका दुर्भाग्य है उस पर लिमेंट कर रहे हैं, और अपने आप को सोसाइटी से रिजेक्ट महसूस करते हैं। ये तो पढ़ा है ना आपने, सोनेट नंबर 29 में क्या दिखाया गया है कि उनको दिखाया गया है कि उनको रिजेक्टेड फील होता है, कैसे कि जो सोसाइटी है वो रिच पीपल की है ना, उन सारी चीजों को वो करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको अपनी बिलव्ड की याद आती है, अ लार्क राइजिंग एट डॉन, है ना, अपने आप को उस लार्क से वो कंपेयर करते हैं, और जैसे ही उन्हें अपनी बिलव्ड की याद आती है तो एकदम से आइडिया शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और वो उनको कंफर्ट देता है। तो ये जो लार्क वाली लाइन है ना, इसको याद रखना। पॉइंट अपने आप को सोनेट नंबर 29 में किससे कंपेयर कर रहे हैं, अ लार्क राइजिंग एट डॉन, उससे कंपेयर कर रहे हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन। क्वेश्चन इस तरह से कम बनेगा, अगर उन्होंने नेट से क्वेश्चन, एआई से क्वेश्चन बनवाया तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, अगर खुद से बनाए तो क्वेश्चन इस तरह से मिल सकता है कि ये सोनेट नंबर कौन सा है, ठीक है। 11:30 है कर्णपाल, 11:30 है क्लास की टाइमिंग।
आप एक बार चेक कर लिया करो, कभी कभी ऐसा होता है ना, कितना बिजी शेड्यूल रहता है कि मैं मार्क नहीं कर पाती हूँ क्लास। हाँ 11:30 पर एक बार चेक कर लिया करो क्लासेस, ठीक है, शुरू हुई या नहीं। जी ये 1:30 है और इसमें सोनेट नंबर 130 बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। द अनरियलिस्टिक कंपैरिजन कर रहे हैं लव पोएट्री में, मीन्स एक सटायरिकल टेक है और किस पर है, जहां वो एग्जेजरेट कर रहे हैं ब्यूटी ऑफ वुमेन को। यानी कि पहले क्या करते हैं शेक्सपियर इस सोनेट में, पहले वो अपनी मिस्ट्रेस की तुलना जो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे करते हैं, बाद में उन्हें रियलाइज होता है और इसको वो फॉल्स कंपैरिजन बोल देते हैं। जैसे हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हिज मिस्ट्रेस लिप्स इन सोनेट नंबर 130, तो अपनी मिस्ट्रेस के जो लिप्स हैं सोनेट नंबर 130 में कैसे वो कंपेयर कर रहे हैं, कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। रेड एज coral, pale and colorless, as beautiful as a rose, edge sharp as a knife। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मेरी जो मिस्ट्रेस है उसके जो लिप्स हैं वो इतने भी रेड नहीं है जितना कि कोरल, जितना कि मूंगा है ना, मूंगा देखा है ना, तो इस तरह के उसके लिप्स नहीं है। यानी कि अपनी मिस्ट्रेस की जो कंपैरिजन है वो ऑब्जेक्ट से करते हैं और बाद में इसको फॉल्स कंपैरिजन वो साबित कर देते हैं। ये कुछ लाइन्स हैं, आप देख लेना क्या क्या बोल रहे हैं। आईज सन की तरह नहीं है, कोरल की तरह उनके लिप्स रेड नहीं है, और स्नो की तरह वाइट नहीं है, ब्रेस्ट उनके डन है, तो इस तरह से। और एंडिंग लाइन में वो इन सबको फॉल्स कंपैरिजन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सोनेट नंबर 130 इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ऐसे करना है। व्हाट डज द एज ऑफ डूम रेफर टू इन लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये क्वेश्चन मैंने किसी एग्जाम में देखा है तो इसीलिए मैंने यहाँ इंक्लूड किया, आपको पता होना चाहिए। लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स में जो फ्रेज है द एज ऑफ डूम, किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, द एज ऑफ डूम, एज क्या होता है कि एक किनारा, किस चीज का, डूम का। क्या मार्क करोगे, यानी कि जी बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, जजमेंट डे और डेथ। सोनेट नंबर कौन सा है, 116, इंपॉर्टेंट सोनेट है, देख लेना एक बार इसकी भी लाइंस। जी वेरी वेल डन रूबी, वन शॉर्ट ट्यूटोरियल सूफिया। जी ये बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, यानी कि यहाँ पे जजमेंट डे और जब डेथ का जजमेंट डे होता है तो वहां पर इस तरह की फ्रेज ये बोली जाती है। ठीक है, कि ट्रू लव जो है कभी फिनिश नहीं होता, लेकिन जो हाँ जो ब्यूटी है वो फेड्स हो जाती है। द फर्स्ट ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी इन इंग्लिश इज, बताओ। फर्स्ट ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी इन इंग्लिश इज, तो ये हो जाती है आपकी, क्या मार्क किया आपने। यस वेरी वेल डन, गॉर्बक, ट्रेजेडी ऑफ गॉर्बक या फेरिक्स एंड पोरस किसके द्वारा लिखी गई, टॉमस नॉर्टन, टॉमस सेक्विल, अर्ल ऑफ डॉर्सेट थे, और क्वीन एलिजाबेथ के सामने इसको प्रीमियर किया गया। ठीक है, 1561 में। लव्स लेबर लॉस्ट इज अ, 1594 से 1905 के बीच आया एक प्ले है, आपको बताना है कि किस तरह का प्ले है, क्या ट्रेजेडी है, हिस्ट्री प्ले है, रोमांटिक कॉमेडी है या प्रॉब्लम प्ले है। ठीक है, और इसको फार्सिकल प्ले भी बोला जाता है। जो लव्स लेबर लॉस्ट है इसे फार्सिकल प्ले भी बोला जाता है। इसमें एक फेमस सीन है कानाफूसी वाला, इंग्लिश में क्या बोलोगे, ईव्स ड्रॉपिंग सीन। ठीक है, वेरी वेल डन, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। रोमांटिक कॉमेडी है, ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं तो सभी प्लेस की आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए। फर्डिनेंड बैरोन लॉन्गविले आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो किंग ऑफ नेवेरे हैं। ठीक है, उनके अटेंडेंट हैं, और उनके कॉन्ट्रास्ट में रोजालिन, मारिया एंड कैथरीन देखने को मिलेंगी। इसमें ये वाला कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, कोस्टार्ड। कोस्टार्ड कौन है, एक रस्टिक क्लाउन है। या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि लव्स लेबर लॉस्ट में कॉमिक रिलीफ किस कैरेक्टर के द्वारा दिया गया,
कोस्टार्ड के द्वारा दिया गया। कोस्टार्ड कौन है? अ रस्टिक क्लाउन। वेरी वेल डन, वन शॉट जी। और इसमें एक चीज और मेन है, ये जो कोस्टार्ड है एक्ट 5 सीन 1 में लॉन्गेस्ट वर्ड भी देता है, ठीक है। ऑनरी, फिकेबिलिटी, इस तरह से ये वर्ड है जिसका मीन्स होता है द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर्स, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट वर्ड पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, तो ध्यान रखना किसके द्वारा दिया जाता है? कोस्टार्ड के द्वारा दिया जाता है एक्ट 5 सीन 1 में। और ये कॉमिक रिलीफ का लव स्लीवर लॉस्ट में काम करता है। ये कैरेक्टर्स हमने यहाँ डिस्कस कर लिए, ठीक है, माइनर कैरेक्टर ही पूछे जा सकते हैं। पोएट्री दैट हैज बोथ अ स्ट्रिक्ट मीटर एंड राइम स्कीम, बताइए जी। ऐसी पोएट्री को आप क्या बोलोगे? ब्लैंक वर्ड्स, फ्री वर्ड्स, फॉर्मल वर्ड्स या ऑल ऑफ दीज, जिसमें मीटर और राइम दोनों ही स्ट्रिक्ट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की पोएट्री आपकी फॉर्मल वर्स कहलाएगी। फॉर्मल वर्स में आपको स्ट्रिक्ट मीटर यानी कि एक रिदमेटिक पैटर्न देखने को मिलेगा, और ब्लैंक वर्स में सिर्फ आपको स्ट्रिक्ट मीटर देखने को मिलेगा, राइम स्कीम उसमें नहीं होती है, ठीक है। एंड फ्री वर्स में कोई स्ट्रिक्ट मीटर होता है, ना ही कोई राइमिंग स्कीम होती है, ठीक है। नेक्स्ट, डार्क कॉमेडी नहीं बोलेंगे इसको, डार्क कॉमेडी नहीं बोलेंगे। डॉन एड्रियानो डी आर्मेडो इज अ फ्रेंच नोबल, स्पेनिश ब्रेगर्ट, इंग्लिश कॉर्टियर, रोमन सोल्जर। फार्सिकल बोलेंगे, डार्क नहीं बोलेंगे इसको, फार्सिकल प्ले है, ठीक है। तो बताओ डॉन एड्रियानो डी आर्मेडो ये क्या है और किस प्ले में आपको ये कैरेक्टर देखने को मिलेगा? ये लव स्लेवर लोस्ट का ही कैरेक्टर है। ये क्या है? फ्रेंच नॉवल है या स्पेनिश ब्रेगर्ट है? तो ये जो कैरेक्टर है ये स्पेनिश ब्रेगर्ट है, लव स्लेवर लोस्ट में देखने को मिलेगा। लव लेबर लोस्ट की मैं आपको फेमस कोट बता देती हूँ, जैक हैथ नॉट जिल। कब बोली जाती है ये? किसके द्वारा बोली जाती है? बैरोन के द्वारा बोली जाती है। कब बोली जाती है? जब एंड में क्या होता है कि उनके फादर की डेथ हो जाती है प्रिंसेस के, तो वहां से जाना पड़ता है और वो जो लव है वो बिना शादी के वो रह जाता है, ठीक है। तो तब बैरोन ये वाली कोट बोलता है जैक हैथ नॉट जिल। इस तरह की कोट्स पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैक हैथ नॉट जिल ये बैरोन बोलता है, कहाँ बोलता है? लव लेबर लॉस्ट में बोलता है, ठीक है। लव रिमेन्स इनकम्प्लीट। इरीन हेरोन इज द वाइफ ऑफ, ठीक है। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहो, ठीक है। रिवीजन जब तक नहीं करोगे सारी चीजें मिस हो जाएंगी। रिवीजन करते रहो, एक एक चीज का जो पढ़ रखा है, जो नोट्स बना रखे हैं, जो पढ़ रहे हो उसे 1 से 2 बार जरूर रिवाइज करो और फिर एग्जाम टाइम पे कर लेना। एग्जाम टाइम पे कैसे रिवाइज करोगे? यहाँ ढूंढते थोड़ी फिरोगे कि क्लास कहाँ है, पीपीटी कहाँ है, मैम पीडीएफ दे दो, ये नहीं ढूंढना है। जो आप पढ़ रहे हो ना उसको प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, जिसके आपने नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि एग्जाम बार बार पोस्टपोन हुआ है तो आपने बनाए होंगे पक्का नोट्स, तो है ना। और अगर नहीं बनाए तो नोट डाउन करते चलो। एग्जाम टाइम पे कोई यूट्यूब क्लास सब अवॉइड किया करो, जो आपने प्रॉपर नोट्स रेडी किए हैं उनको रिकॉल किया करो। कोई क्वेरी है तो सिंपली या तो मैसेज कर दो, अदरवाइज नेट अवेलेबल है, सब कुछ नेट पे अवेलेबल है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ आता है। हाँ, नोट्स बनाकर पढ़ो। एग्जाम टाइम पे अगर आप यूट्यूब पर क्लासेस करते हो तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। एग्जाम टाइम पे मीन्स 1 मंथ पहले हट जाया करो यूट्यूब से, जो आपने बनाए हैं नोट्स, जो आपका मटेरियल है उसे कलेक्ट करो, उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। आंसर बी होगा, सॉम्स फोरसाइट। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने से आप एग्जाम निकाल लोगे, नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, नोट्स जो बनाए उनको, और उसमें फिर एलिमिनेशन थ्योरी भी काम करती है। बाई चांस 3-4 ऑप्शन है और आपको उसमें से 2 भी बताए ना, तो आप इजीली वहां पर फाइंड कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। हाँ, द इंटरल्यूड इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट सेंटर्स अराउंड, जी। इंटरल्यूड जो इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट है किसके इर्द गिर्द घूमता है? मीन्स आपको बताना है कि ये जो
इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट है, इसमें एक इंटरल्यूड, ये एक इंटरल्यूड है गाल्सवर्दी की जो ट्राइलोजी है उसका। तो आपको बताना है कि इसमें सेंट्रल कैरेक्टर कौन सा है। ठीक है, सोम्स नहीं, सोम्स तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी में आपको दिखाई देगा। ठीक है, इरीन भी, और फ्लोर फोरसाइट अलग है इनका, है ना, ये बाद में आती हैं। ये ओल्ड जॉलियन फोरसाइट है, इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट। ये समर किसको बोला है, इंडियन समर किसको बोला है, ये जो बुढ़ापा है ना, जो बुढ़ापे की एज है, ओल्ड एज जो है उसको शो करते हुए। तो इसमें मेन कैरेक्टर कौन है, ओल्ड जॉलियन फोरसाइट। ये मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है पहले भी, और देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको रिवाइज करते हैं दोबारा से, जो इनके सभी क्रॉनिकल वर्ड्स हैं गाल्सवर्दी के। ठीक है, उससे क्या है कि हमारे कैरेक्टर्स याद हो जाते हैं और थीम हमें पता चल जाती है। तो ओल्ड जॉलियन के जो फाइनल ईयर्स हैं वो इस इंटरल्यूड में बताए गए हैं, ध्यान रखना इसको। एंड फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय जॉन गाल्सवर्दी पब्लिश्ड इन 1897, और ये जॉन सेंट जॉन के अंडर आया था, और इसको माई फर्स्ट सीन बोला गया है। बताओ, लॉयल्टीज, जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स, फ्रॉम द फोर विंड्स। थैंक यू वन शॉट जी। क्या आंसर होगा आपका, लॉयल्टी, जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स। ये तो उनके रियल नेम से आए हैं, उनके पेन नेम से क्या आया है, फ्रॉम द फोर विंड्स। और इस वर्क को देखने के बाद ही उन्होंने क्या बोला था, इसको माई फर्स्ट सिन बोला था। और कब लिखा था इसको, 1897 में लिखा था। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। सही बोल रही हूँ ना मैं, अच्छा ई भी है इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच गाल्सवर्दी प्ले डील्स विद अ क्लास डिफरेंस इन थेफ्ट। बताइए कौन से प्ले में आपको क्लास डिफरेंस देखने को मिलता है गाल्सवर्दी के। जस्टिस, ये उनका एक क्राइम प्ले है, 1910 में आया था, और इसमें विलियम फॉल्डर, रुथ हनीवेल की स्टोरी को दिखाया गया है। ठीक है, ये वहां पर फोर्जरी करता है, 9 पाउंड का 90 बना देता है। और द सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ या लॉयल्टीज। स्ट्राइफ में आपको लेबर, कैपिटलिस्ट और लेबर के बीच स्ट्राइक दिखाई जाती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, क्या पूछा है, क्लास डिफरेंस, यानी कि जब सेम वहां पर क्या है, ध्यान से आंसर करो। हाँ, राइट आंसर दिया है किसी ने, पर फिर से अपना आंसर चेंज करो। देखो, वेल्टन, वन शॉट एंड रूबी, ये आपका द सिल्वर बॉक्स होगा, है ना, सेम क्राइम पर अलग अलग पनिशमेंट, यानी कि क्लास डिफरेंस। तो सिल्वर बॉक्स 1906 में आपको देखने को मिलेगा, रिच एंड पुअर के बीच जब डिफरेंस के। अच्छा, एक और इसमें आपको टर्म देखने को मिल सकता है, या तो क्लास डिफरेंस देखने को मिला, या फिर आपको मिलेगा हैव नोट एंड हैव नोट्स। ठीक है, हैव, सॉरी क्या बोल रही हूँ, हैव्स एंड हैव नोट्स। ठीक है, हैव्स एंड हैव नोट्स, ये वाला टर्म भी आपको इस प्ले के लिए देखने को मिल सकता है, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, जी। स्क्रीन विजिबल है ना, एक सेकेंड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइलैंड फेरिजेस वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। बताइए, आइलैंड फेरिजेस किस ईयर में पब्लिश हुई थी, 1906, 1904, 1910 या 1912। ये इजी क्वेश्चन है जी, ये आपको 1904 में पब्लिश हुई थी। हाँ, 1904, ध्यान रखना, 1906 में इनका सिल्वर बॉक्स आया था, 1904 में ये आपको वर्क देखने को मिलेगा। फर्स्ट वर्क था जो इनके रियल नेम से आया था। ठीक है, फर्स्ट मेजर नॉवल इसको कंसीडर किया जाता है, और इंग्लिश सोसाइटी में जो हाइपोक्रेसी है, यानी कि जो पाखंड है, उस पर सटायर करते हुए, उस पर अटैक करते हुए गाल्सवर्दी ने इसको लिखा था। किसको, आइलैंड फेरिजेस को। ठीक है, हाँ, उनके जो रियल नेम था ना, फर्स्ट वर्क था ये, 1904 में आया था। हु इज द मेन कैरेक्टर इन द आइलैंड फेरिजेस, मेन कैरेक्टर्स बताओ कौन था, वेल्विन, फेराल्ट, लॉरेंस ड्रेरेंट या सोम्स फोरसाइट। अब इसमें देखो आपने कितना पढ़ा हुआ है, ये जो सोम्स फोरसाइट है ये आपको पता है ना, ये आपका मैन ऑफ प्रॉपर्टी का कैरेक्टर है, इसे काट दो।
ठीक है, फेरार्ड भी नहीं है, फेरार्ड इसमें नहीं है। और वेल्विन आपको पता है कहाँ पे है कैरेक्टर, क्वेश्चन रखा है इसलिए मैं नहीं बनाऊंगी अभी। और इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या बता रहे हो, वेल डन, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, लॉरेंस डेरेंट। ठीक है, इंग्लिश अपर क्लास से रिलेट करता है और जो सोसाइटी में पाखंड है यानी कि हाइपोक्रेसी है उसको दिखाया जाता है। आइडियलिस्टिक अपर क्लास मैन है जो सीखता है कि जो मोरल ट्रुथ है ना, एक जर्नी के दौरान जो मॉरल ट्रूथ है वो उसे पता चलता है कि क्या इसमें रियलिटी। अच्छा, फेरार्ड भी इसमें कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर की बात पूछिए फेरार्ड। ओके, ध्यान से सुनो, ये जो फेरार्ड है ये दूसरा कैरेक्टर है जब उसे उसकी जर्नी के द्वारा, वेल्टन, हाँ, जर्नी के ड्यूरिंग ये मिलता है। पॉवर्टी, एक्सपीरियंस एंड रियलिज्म बेस्ड ये कैरेक्टर है, तो इससे पता चलता है कि कितना पाखंड है सोसाइटी में। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, यस रूबी, वेल्डन, हाँ, वेल्विन पीजन में है जी। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सोनेट, सोनेट नंबर भी बता देना कौन सा है। टू लॉर्ड जनरल फेयरफैक्स, टू लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, टू सर हेनरी वेन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और ये सभी जो सोनेट है, सोनेट नहीं है सभी, ये प्रोज वर्क है, किसके हैं, मिल्टन के हैं, ध्यान से देखना। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस इसका राइट आंसर होगा जी। ठीक है, वेल्विन इज द कैरेक्टर इन, ये तो बता ही दिया आपने। अच्छा, बता दिया तो ये बताओ ये किस ईयर में आया था द पिजन। और एक चीज और बताना कि ये जो द पिजन है ये किस प्ले को रीअपियर किया है, जॉन गाल्सवर्दी ने। ये दो फैक्ट हैं, हाँ, इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2 फैक्ट्स है। ठीक है, वेल्विन तो आपने बता दिया कि जी द पिजन में ये कैरेक्टर है, बिल्कुल सही है। पहले ये बताओ द पिजन किस ईयर में आया था। दूसरा क्वेश्चन ये बताओ कि किस गाल्सवर्दी के किस प्ले का ये रीअपियर है। वो ऐसा करते थे कि उस प्ले की जो स्टोरी है उठा के नेक्स्ट प्ले में यूज कर लेते थे। यस, वेरी गुड वन शॉट, ये 1912 में आया था। ठीक है, और इसमें वेल्विन एक कैरेक्टर है जिसमें उसकी प्योरिटी और जेंटलनेस को दिखाया गया है। वेरी वेल डन वन शॉट। ये आइलैंड फेरिजीज जो प्ले था, नोवेल था, जो गाल्सवर्दी का फर्स्ट नोवेल उनके रियल नेम से, उसी को रीअपियर किया है द पिजन में, यानी कि दोबारा से उसी स्टोरी को नैरेट किया है बट कैरेक्टर नेम अलग है, कैरेक्टर्स नेम अलग है। ठीक है, माई लव इज अ रेड रोज, रॉबर्ट बर्न्स की ये कोट है। आपको इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिली। जी, फिगर ऑफ स्पीच बताइए। इसमें आपको माई लव इज अ रेड रोज, किसने दिया आंसर, हाँ जी, मेटाफर है, मेटाफर। ठीक है, डायरेक्टली कंपेयर कर रहा है अपने लव को रेड रोज से, बिना किसी लाइक और एस के। वेल डन वंश, वेरी गुड सूफिया, वन शॉट, हाँ जी, मेटाफर है। डेथ बी नॉट प्राउड, जॉन डन की कोट है। फिगर ऑफ स्पीच आपको बतानी है। वेरी वेल डन। इसमें क्या है, दोनों होंगी, अपोस्ट्रोफी भी है और पर्सोनिफिकेशन भी है। दोनों है, वेरी गुड। डन ने एड्रेस किया है, टू क्रिएट विविड सेंसरी एक्सपीरियंस फॉर द रीडर, एलिट्रेशन, इमेजरी, ओनोमेटोपोइया या मेटाफर। रीडर के लिए विविड सेंसरी एक्सपीरियंस क्रिएट करने वाली जो फिगर ऑफ स्पीच है उसे आप क्या बोलोगे जी। हाय स्नेहा, यस मनचोट, इन्वोकेशन भी है, एड्रेस किया गया है जी। वेरी वेल डन, दिस इज इमेजरी। ठीक है, 5 टाइप्स की होती है, बहुत बार डिस्कस की है, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, टेक्टाइल और ऑडिटरी। ठीक है, और विजुअल, ये 5 टाइप्स की होती है।
ठीक है, देख लेना इसको एक बार। विच रिप्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, इजी क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन करेंगे इसके, फिर उसके बाद हम अपनी वोकैब सीरीज स्टार्ट करें। आज मैंने प्रॉपर पीपीटी में बनाई है, मतलब पीपीटी प्रिपेयर की है, उसी को ही रिवाइज करेंगे। ठीक है, आज ए लेटर हम रिवाइज करेंगे। 35 क्वेश्चन पहले हम इसके करते हैं जी। यहाँ पर वेरी वेल डन, आंसर बी। हाँ, पीटर पाइपर पिक्ड पेपर्स। ठीक है, ही बिल्ट अ बिग वॉट, ये सब एग्जाम्पल एलिट्रेशन के। इसमें बस कुछ नहीं, आपको रिवाइज करते चलना है और कुछ नहीं है ज्यादा। फिगर ऑफ स्पीच रिवीजन करते रहो। इन विच प्ले एक्सक्लूडेड इन शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो, टाइटस एंड्रोनिकस 1592 से 94 के बीच देखने को मिला, यानी कि उनके अर्ली प्लेज में से ये आता है। कॉमेडी ऑफ एरर्स भी, जिसको शॉर्टेस्ट प्ले भी माना जाता है। ठीक है, लव्स लेबर लॉस्ट 1594 से 95, जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। और देखो इस तरह से ईयर भी आप याद कर सकते हो। ईयर्स टाइटस एंड्रोनिकस और कॉमेडी ऑफ एरर्स दोनों का ईयर सेम है। ठीक है, ये एक रोमन ट्रेजेडी है टाइटस एंड्रोनिकस। एंड रोमियो एंड जूलियट यू नो वेरी वेल, 1595 में ये प्ले आया था। और ओमिटेड प्ले है पेरिक्लीज, इसको एक्सक्लूड किया गया था। एक्सक्लूड करना यानी कि ओमिट करना। और कब, 1606 से 8 के बीच लिखा गया था। 1606 में कौन सी ट्रेजेडी आई थी, ये लिखना जरा, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए, है ना। कौन सी ट्रेजेडी आई थी 1606 में शेक्सपियर की, ऐसे आप याद रख सकते हो कि पेरिक्लीज कब आया था, किस ट्रेजेडी के साथ आया था। मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। थर्ड फोलियो उनका 1663 में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में। और क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दीजिए। द टर्म बार्डोलेट्री वाज कॉइन्ड बाय, वेरी वेल डन। हाँ, मैकबेथ, ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ 1606 में आपको देखने को मिली। उससे पहले टाइमन ऑफ एथेंस आ जाती है 1605 में, है ना। किंग लियर भी 1605 में, ओथेलो 1604 में, एंड ओथेलो से जस्ट पहले ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, और फिर उससे पहले हैमलेट 1601 में। इस तरह से आप याद कर सकते हो। और उससे पहले 1599 में जूलियस सीजर। तो ये ट्रेजेडी आप और इनके साथ जो प्लेस आप याद कर सकते हो उनको आप याद रख लेना जी। हाँ, द टर्म बार्डोलेट्री वाज कॉइन्ड बाय जीबी शो इन द प्रीफेस ऑफ 3 plays फॉर प्यूरिटन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखना। आंसर ए विल बी करेक्ट हियर। चलो अब हम कर लेते हैं अपनी वोकैब क्लासेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वोकैब। ए से शुरू करेंगे, जितने भी सिनोनिम्स वगैरह हैं आपको लिखते जाना है। पहले आप आंसर करोगे, मैंने एमसीक्यू फॉर्म में इसीलिए रखा है ना, कि आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से कितना आप मार्क कर पाते हो। ठीक है, जी चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर, एंथुजियाज्म, कैंडिडनेस, डिसिप्लिन और फेयरनेस। सिनोनिम बताना है आपको। आर्डर का सिनोनिम, आर्डर मीन्स क्या होते हैं, उत्साह और उमंग। हिंदी में लिख दिया वैसे इजी हो जाएगा, बट फिर भी सभी सारे ही आपको पता होने चाहिए। कैंडिडनेस यानी कि एक तरह से लिबर्टी, फ्रैंक। डिसिप्लिन और फेयरनेस आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, और एंथुजियाज्म। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर। फर्स्ट आर्डर, आर्डर का आंसर जी, वेरी वेल डन। एंथुजियाज्म, उत्साह या उमंग। सारे सिनोनिम चेक करो एक बार। वेरी वेल डन मीना, सिनोनिम चेक कीजिए। आप अपनी तरफ से भी लिखिए जो आपको आते हैं और सुनते जाओ। एंथुजियाज्म, पैशन, जील, फर्वर, इंटेंसिटी, ईगरनेस, डिवोशन, जीलसनेस। अब देखो एक आपने जेलेसी सुना है ना, जो जे से बनता है। डिफरेंस चेक कर लेना। जेलेसी जो जे से बनता है, बट ये क्या है, जीलसनेस। जील, जील का मतलब भी होता है उत्साह से भरा हुआ, है ना। तो जीलसनेस, वार्मथ और एक्साइटमेंट, ये सभी आर्डर के सिनोनिम है, जिनका मीन्स होता है उत्साह या उमंग। वेरी वेल डन वन शॉट। हाँ, ऐसे ही सभी को सिनोनिम टाइप करने। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो वो बात अलग है, अपने नोट करते जाओ। ठीक है, एग्जाम टाइम पे रिवाइज कर लेना बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द वर्ड ऑग्री मीन्स सेलिब्रेशन, प्रेडिक्शन या ओमेन, आर्ग्यूमेंट या वार्निंग। वेरी वेल डन रूबी, वर्ब, अविड जी। ऑग्री,
ऑग्री का मतलब कोई कुछ चीज सेलिब्रेट कर रहे हो, या प्रेडिक्शन या किसी चीज की अनुमान लगा रहे हो आप। आर्ग्यूमेंट, वार्निंग। जी ओके मनशोर, ठीक है जी। यहाँ पे आंसर विल बी प्रेडिक्शन और ओमन, यानी कि अशुभ संकेत बोला जाता है ऑग्री को, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स आप अच्छे से बता सकते हो क्योंकि आपके लिटरेचर में भी है, ठीक है। तो जितने सिनोनिम्स आपको लर्न है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ ऑग्री, ओमन। ओमन यानी कि अशुभ संकेत, OMEN, ठीक है। ओमन, साइन, पोर्टेंट। पोर्टेंट मीन्स भी होता है कोई अशुभ संकेत। प्रेडिक्शन, प्रोफेसी। ये प्रेडिक्शन और प्रोफेसी से आप वेल नोन होंगे क्योंकि लिटरेचर में भी है ना। मैकबेथ में आपको खूब सुनने को मिले ये वर्ड्स। फोर टोकन, प्रीमोनिशन। तो ये सभी क्या हैं आपके अशुभ संकेत से ये सिनोनिम्स है, ठीक है। फोर शेडोइंग, जी। ओमन, साइन, पोर्टेंट, प्रेडिक्शन, प्रोफेसी, इंडिकेशन, फोर टोकन। फोर ये एक रूट वर्ड है यहाँ पे, ये FORE, फोर, ठीक है। ये रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है पहले, यानी कि पहले से किसी चीज का अनुमान होना, है ना। तो फोर टोकन या प्रीमोनिशन या फोर शेडोइंग। एफरेंट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ। एफरेंट, एफरेंट का क्लोजेस्ट मीनिंग बताओ। प्रेज, कर्टसी, ह्यूमिलेशन या एनकरेजमेंट। अभी हिंदी मीनिंग नहीं है, अगर मैं हिंदी मीनिंग बता दूंगी तो आप आराम से इसका सिनोनिम बता लोगे, है ना। लेकिन इंग्लिश में याद होने चाहिए, वहां पे इंग्लिश टू इंग्लिश आता है ना, इंग्लिश में लर्न होने चाहिए आपको। एफरेंट मीन्स क्या, प्रेज करना होता है, प्रेज मीन्स प्रशंसा। कर्टसी होता है केस हो जाने से, ह्यूमिलेट करना किसी को या एनकरेज करना। वेरी वेल डन, यस, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट मीना। यहाँ पे एफरेंट का मतलब है तिरस्कार करना, है ना, किसी को नीचा दिखाना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ह्यूमिलेशन। ह्यूमिलेशन और इंडिग्निटी आप बोल सकते हो, ठीक है। सिनोनिम चेक करो इसके। इंसल्ट, ऑफेंस, इंडिग्निटी, स्लर। स्लर मीन्स भी होता है किसी को नीचा दिखाना। प्रोवोकेशन, किसी को उकसाना। स्लाइट, डिसरेस्पेक्ट और आउटरेज, ठीक है। तो ये सभी सिनोनिम्स हैं आपके एफरेंट के। एफरेंट मीन्स होता है तिरस्कार करना, जी। और ये प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, सिर्फ वही मीनिंग मैंने ए लेटर से रखे हैं, ठीक है। आज ये कर लेते हैं, कल बी करेंगे फिर। और इनको रिवाइज करके आना, ऐसा रखते हैं एक दिन टेस्ट का भी रख लूंगी ना, उस दिन टेस्ट ले लूंगी, लाइव टेस्ट, ठीक है जी। वेरी वेल डन वन शॉट। डिमीन, डिफेम, स्लेंडर, ब्लैमिश, स्लर, जी। डिमीन करना, वेल डन रूबी। हाँ, ह्यूमिलेट करना, तो ये सभी सिनोनिम्स हो जाते हैं। द वर्ड एमिकेबल मीन्स, ये तो प्रीवियस ईयर में आपके किसी टीचिंग एग्जाम में पूछा भी गया है। द वर्ड एमिकेबल, हॉस्टाइल, फ्रेंडली, डेंजरस या केयरलेस। दो वर्ड होते हैं, ये एक एमिकेबल होता है, एक एमिएबल होता है। और ये जो AMI वर्ड है ना, ये एक रूट वर्ड है, AMI, ठीक है। इसका मतलब ही होता है फ्रेंडली या मिलनसार होना। AMI, एमिकेबल, फ्रेंडली या मिलनसार। तो ये दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है एमिकेबल, एक होता है एमिएबल। तो दोनों का मतलब फ्रेंडली के सेंस में जाएगा, फ्रेंडली। यस, वेरी वेल डन। एमिकेबल मीन्स फ्रेंडली या हार्मोनियस, यानी कि जो मिलनसार हो, सुकून देने वाला हो, पीसफुल हो, ठीक है। कॉर्डियल बोलते हैं ना, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड, तो यानी कि मिलनसार। एफेबल, एग्रीएबल, कोऑपरेटिव एंड गुड नेचर्ड, ठीक है। तो ये सब आपके एमिकेबल के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं सिनोनिम्स, यानी कि फ्रेंडली, मिलनसार, जी। एडमोनिश इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू, बताइए। एडमोनिश, इस तरह के वर्ड पूछे जाते हैं एग्जाम में। एडमोनिश, एनकरेज, रिब्यूक, अपलोड या इग्नोर। वेरी वेल डन।
यस, क्या क्या आंसर कर रहे हो जी? वेल डन मीना। हाँ, एडमोनिश का मतलब होता है डांटना या किसी को वार्न करना, चेतावनी देना। रिब्यूक के सेंस में जाएगा, रिब्यूक, रिब्यूक मीन्स होता है डांटना। अदर सिनोनिम चेक करो, रिप्रूव, रिप्रूव मीन्स भी होता है क्या, डांटने के सेंस में जाएगा। एक वर्ड आता है रेप्रीमांड, वार्न करना, चेतावनी देना, कॉशन, रिब्यूक, स्कोल्ड, चाइड और रिमोन्स्ट्रेट। ठीक है, ये सभी सिनोनिम हो जाएंगे आपके एडमोनिश यानी कि चेतावनी देना या डांटना। वेरी गुड। हाँ, यस रूबी, वेल डन जी। नेक्स्ट है द वर्ड एक्सेंचुएट मीन्स। एक्सेंचुएट का मीन्स क्या होता है जी? हाइड, रिड्यूस, एम्फेसाइज या डिस्ट्रॉय करना। द वर्ड एक्सेंचुएट का मीन्स होता है किसी चीज को छुपाना, कम करना, जोर डालना या डिस्ट्रॉय करना, फिनिश करना। तो एक्सेंचुएट किस सेंस में जा रहा है आपका जी? वेरी गुड, ये होगा आपका एम्फेसाइज करना, उकसाना, है ना, यानी कि किसी बात पर जोर डालकर कुछ कहना। वेल डन मीना। एक्सेंचुएट या ओवर एम्फेसाइज करना, सिनोनिम चेक करो, हाईलाइट करना, स्ट्रेस देकर किसी बात को बोलना, अंडरलाइन करना, अंडरस्कोर करना, एक्सेंट या फीचर करना। तो एक्सेंचुएट के सेंस में बोल सकते हो। ये सभी सिनोनिम हो जाते हैं आपके एक्सेंचुएट यानी कि जोर डालना, बल डालना, स्ट्रेस देना। ठीक है जी। हाँ, फोर्सफुल, एड, एबोमिनेबल। ठीक है, ये एबोमिनेबल इसका मतलब होता है घृणास्पद। बहुत पूछा जाता है ये वर्ड, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। एबोमिनेबल, ये जो ABO है ना, ABO, ये एक रूट वर्ड है, इसका मीन्स होता है हेट। ठीक है, तो अब बताओ इसमें से आप क्या चूज करोगे, ओरिजिनल, डिटेस्टेबल, प्रीफरेबल या कॉम्प्लीमेंट्री? इसमें इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे, है ना, क्योंकि बाकी सारे पॉजिटिव वर्ड है, एक ही इसमें नेगेटिव आपको लग रहा होगा जी। ठीक है, यस, डिटेस्टेबल इज द राइट आंसर। एबोमिनेबल मीन्स होता है डिटेस्टेबल या हेट या लोथसम, है ना, हेट करना, किसी से घृणा करना, लोथसम। एंड रिपल्सिव आप बोल सकते हो, एबरेंट आप बोल सकते हो, यानी कि हेट करना या घृणा करना। एबरेंट, हेटफुल, ऑडियस, है ना, हीनस। तो ये सभी आपके हेट के सेंस में जाएंगे। डिसलाइक, वेरी वेल डन। डिटेस्ट, एबर, ये भी वर्ड बहुत आता है, एबर, है ना, एबरेंट इसमें अलग है, एबर, एबर ये भी बहुत आता है। एबर का मतलब भी होता है क्या, हेट करना या घृणा करना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एक्यूमन। एक्यूमन, इंटेलिजेंस, इंसाइट, वेस्ट, नॉलेज। ये वर्ड बहुत अच्छा है, इसे आप अपनी वोकैब में इंक्लूड कर लीजिए। आप इसको आप जैसे कहीं राइटिंग करते हो या वैसे भी आप यूज कर सकते हो, बोल सकते हो। एक्यूमन, एक्यूमन का मीन्स होता है कुशाग्रता। क्या चूज करेंगे आप, इंटेलिजेंस, इंसाइट, वेस्ट या नॉलेज? इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आप चूज करेंगे। ठीक है, एक्यूमन यानी कि हाँ, इंसाइट पर आप जाओगे, इंसाइट इज द राइट आंसर। वैसे तो सभी लग रहे हैं, सभी होते हैं इसके सिनोनिम है एक्यूमन के, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट, अगर आप मोस्ट अप्रोप्रिएट पर जाओगे तो इंसाइट आप चूज करोगे। इंसाइट और अदर सिनोनिम में आ जाएंगे आपके डिसर्नमेंट, परसेप्शन, जजमेंट, शार्पनेस, एस्ट्यूटनेस। ये पूछा जा सकता है, अच्छा मीनिंग है। एस्ट्यूटनेस भी होता है चतुर, जैसे चतुर बोलते हैं, है ना, कुशाग्र बोलते हैं। परस्पिकेसिटी, इंटेलिजेंस, विजडम और कीननेस या नॉलेज। ठीक है जी, ये आपके क्या होंगे, एक्यूमन के सारे मीनिंग हो जाएंगे, सिनोनिम्स। विजडम से रिलेटेड है। एक और वर्ड है, वो भी नोट कर लो, सागासिटी, है ना, सागासिटी भी विजडम के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं हम जी। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपैथी। अपैथी, ओ ये तो शो ही हो गया इसका आंसर। चलो डिस्कस कर लेते हैं, उदासीनता। अपैथी मीन्स होता है उदासीनता। आपको लिटरेचर में भी ये वर्ड देखने को मिलेगा। मैं प्रीवियस ईयर स्टडी कर रही थी तो उसमें इस वर्ड का एंटोनिम पूछा गया था, उल्टा पूछा गया था। ठीक है, ये दे दिया था आपको हाईलाइट करके कि ये जो आइटैलिक फॉर्म में वर्ड है इसका आपको एंटोनिम बताना है।
तो एपैथी मीन्स होता है उदासीनता, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इनडिफरेंस, सभी मीनिंग चेक करो इसके। इनडिफरेंस, लिथार्जी यानी कि उदासीनता, डिसइंटरेस्ट, अनकंसर्न, डिटैचमेंट, लिस्टलेसनेस, टॉर्पर, पैसिविटी, लैक ऑफ एंथुजियाज्म और इम्पैसिवनेस, ये सभी इसके। अभी मैं देख लेती हूँ उसमें आंसर क्या था, मेरे पास पेपर रखे हुए हैं, अगर मुझे मिल जाता है ना तो मैं अभी बता देती हूँ। उसमें आपसे एंटोनिम पूछा गया था अपैथी का, तो इजी भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे टफ टफ पूछे जाएंगे, आप इजी पर अपनी पकड़ बनाए रखो। अभी मैं देख लेती हूँ अगर मेरे को मिल जाए, नहीं तो अगली स्लाइड में मैं उसको इंक्लूड कर लूंगी, ठीक है। हाँ जी, तो ये सभी सिनोनिम्स हो जाते हैं आपके किसके, अपैथी यानी कि इनडिफरेंस, उदासीनता। हाँ, चलो नेक्स्ट देखती हूँ, अभी मेरे को इतनी जल्दी मिलेगा नहीं वो। नेक्स्ट मीनिंग बताओ, अपेल, APPAL, अपेल। अपेल का मीन्स होता है हॉरिफाई करना, ठीक है, यानी कि डराना। सिनोनिम चेक करो, हॉरिफाई, शॉक, डिस्गस्ट, आउटरेज, रेपेल, रिवॉल्व, डिसहार्टन, टेरिफाई, पेट्रीफाई और डिसमे। ये मीनिंग है आपका पेट्रीफाई, ये देखो इस तरह से ये पूछे जा सकते हैं, या टेरिफाई पूछ लिया जाए, या रेपेल पूछ लिया जाए, एपेल पूछ लिया जाए, तो इन सब का मीनिंग होता है किसी को भयभीत करना, डराना। फाइंड भी बोल सकते हो, एक वर्ड मैंने देखा है बहुत ज्यादा, FIEND, फाइंड भी होता है क्या कराना, करना, भयभीत करना किसी को, मतलब डराना, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हो। हाँ ठीक है, टॉर्पर, पैसिव, ठीक है स्नेहा, रूबी, कर्णपाल, हाँ जी, ठीक है। तो ये सभी डराना और भयभीत करना के सेंस में यूज होंगे। एप्पल, अच्छा क्वेश्चन उल्टा सीधा हो गया है। एभर, अभी हमने डिस्कस किया, एभर का मीन्स क्या होता है, घृणा करना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको चूज करने के लिए आ जाएगा। अब देखो इसमें क्रिटिसिज्म यानी कि किसी को क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस यानी कि नीचा दिखाना, हेट घृणा करना, डिसलाइक भी उसी सेंस में, तो क्या चूज करोगे। अब ऐसी सिचुएशन में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना होता है, क्योंकि ये सभी हेट के ही सिनोनिम है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर हेट मार्क करोगे, ठीक है। ज्यादा इस तरह की चीजों में माइंड नहीं लगाना है, ये प्रीवियस ईयर में इसी तरह से पूछा गया है किसी एग्जाम में, तो वहां पर आपको सीधा मीनिंग चूज करना है। आपको पता है एभर मीन्स क्या होता है, घृणा करना यानी कि हेट। सभी सिनोनिम्स हमने अभी देखे थे, हेट, डिटेस्ट, लॉथ, डेस्पाइज, एबोमिनेट, डिसडेन, रिवाइल, स्कॉर्न, तो ये सभी हेट के कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हेट के कितने सारे सिनोनिम्स आपको यहाँ पर क्लियर हो गए। नेक्स्ट, एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस क्या होता है, एब्स्ट्रूस जो ये वर्ड है ना, ये कम देखने को मिलता है, जो इसका सिनोनिम है वो ज्यादा देखने को मिलता है। स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है, तो बताओ क्या होता है। प्लेसिड, कंसील्ड, डिस्पैशनेट या एनालॉग, चूज करो जी। और मैंने हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है, गूढ़, है ना, गूढ़ का मतलब जानते हो। हम्म, हाँ, ये होगा आपका सीक्रेटिव, यानी कि कोई चीज, किसी चीज को हाइड करना, छिपाना। यस, हाँ, एब्स्ट्रूस होता है गूढ़। कंसील्ड आप इसके लिए यूज करोगे, अच्छा ट्रेन पे कंसील्ड यूज करोगे, कंसील्ड यानी कि छुपाना। ये वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेलिंग में पूछा जाता है। कंसील्ड मीन्स होता है छुपाना, हाइड करना, है ना। और इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हो आप, कॉवर्ट, कॉवर्ट यूज कर सकते हो, COVERT, कॉवर्ट यानी कि छिपाना, किसी चीज को हाइड करना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, ऑब्सक्योर, ईसोटेरिक, डिफिकल्ट, रिकंडाइट, आर्केन, कॉम्प्लिकेटेड, प्रोफाउंड, तो ये सभी वर्ड्स सिनोनिम हो जाते हैं हाइड के, सीक्रेट के, है ना। कॉम्प्लेक्स, ऑब्सक्योरिटी, ईसोटेरिक, डिफिकल्ट, रिकॉन्डाइट, आर्केन, कॉम्प्लिकेटेड, प्रोफाउंड। जी, वेरी गुड। हिडन, क्लैंडस्टाइन, वेरी वेल डन, वन शॉट। सरप्टिशियस, जी, ये अच्छे मीनिंग है। सरप्टिशियस की स्पेलिंग लर्न कर लेना, अच्छे से पूछी जाती है एग्जाम्स में। सरप्टिशियस, है ना। क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन की स्पेलिंग भी देख लेना, रॉन्ग टाइप हुई है, ठीक है। हाँ, हार्ड टू अंडरस्टैंड, वेरी गुड। तो ये सभी आपके। एमनेस्टी, एमनेस्टी का मीन्स बताओ क्या होता है हिंदी में, तो ये देखो गलत लिखा हुआ है इन्होंने। AI का कमाल है, हिंदी देखो कितनी महान है AI की, है ना। एमनेस्टी,
हैप्पीनेस, पार्डन, इंटरेस्ट या पैशन? वेरी गुड, पार्डन, क्षमा, है ना। सिनोनिम चेक करो, फॉरगिवनेस, क्लीमेंसी, क्लीमेंसी का मतलब भी होता है दया, क्षमा, है ना, ऐसे आप बोल सकते हो। मर्सी, एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन का मतलब भी होता है पार्डन या क्षमा याचना। इंडलजेंस भी होता है माफ करना। रिमिशन या ऑब्लिवियन, ये ऑब्लिवियन जो पॉलिटिकल सेंस में बोलते हैं कि जैसे कोई गलती से कुछ वर्ड निकल जाते हैं ना नेताओं के मुंह से गलत गलत, तो उसके लिए वो ऑब्लिवियन, वहां माफी मांगते हैं, पार्डन, तो इस सेंस में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी सिनोनिम्स हो जाते हैं आपके क्षमा याचना, दया, माफी, फॉरगिवनेस, क्लेमेंसी, मर्सी, एब्सोल्यूशन, इंडल्जेंस, रिमिशन, ऑब्लिवियन, ठीक है, ध्यान रखोगे इनको। नेक्स्ट, द वर्ड ऐसे मोस्ट नियरली मीन्स? एग्जामिन, फोरसेक, शन या एस्च्यू? ये वर्ड बहुत अच्छा है, ये डी ऑप्शन वाला वर्ड, इसको भी याद रखना, इस तरह के वर्ड्स एग्जामिनर अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो एस्च्यू मीन्स होता है अवॉइड करना, ESCHEW, अवॉइड करना, किसी चीज को निग्लेक्ट करना, है ना, रिजेक्ट, अवॉइड, ध्यान न देना, एस्च्यू होता है। एस्से का मीनिंग बताओ आप। एग्जामिन होगा, फोरसेक या शन? वेरी वेल डन, वन शॉट। ये ऐसे का मीन्स होगा एग्जामिन करना, ठीक है, मूल्यांकन करना, किसी चीज को टेस्ट करना, आपके बहुत काम आने वाला है एज अ टीचर। टेस्ट करना, इवेल्युएट करना, एनालाइज करना, एग्जामिन, एसेस करना, है ना, मूल्यांकन करना। अप्रेज, ये वाला पूछा गया था प्रीवियस ईयर में टीचिंग एग्जाम में ही। अप्रेज, अप्रेज का मीन्स भी होता है मूल्यांकन करना, मीजर, ट्रायल, ये सभी आपके ऐसे के कॉन्टेक्स्ट में होंगे। ऐसे यानी कि किसी चीज को एग्जामिन करना या मूल्यांकन करना, ठीक है जी। अब आ गया लेटर बी, इसको हम कल करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल से हम 5 to 6 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के भी रखेंगे, ठीक है। कल से हम प्रीपोजिशन भी ऐड करते हैं लास्ट में, मुश्किल से 5-6 मिनट में वो क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, है ना, और हमारा डेली रिवाइज हो जाएगा। कोई बात नहीं है मीना, ठीक है। लेटर बी कल करते हैं कंटिन्यू, मिलते हैं 11:30 पर। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। थैंक यू वेरी मच अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।